Hello, you are welcome in Ages of Study. So we are going to start our English spoken course named English अब दूर नहीं, English is not far away. There are two ways of learning a language. एक तरीका यह होता है कि वो लैंग्वेज हमारे माहौल के अंदर बोली जा रही हो, वो हमारे सराउंडिंग में इन्वायरमेंट के अंदर हो, तो हम उसे इन्वायरमेंट से कैप्चर करके उस लैंग्वेज को धीरे धीरे सीख लेते हैं। लेकिन यदि वो लैंग्वेज हमारे माहौल के अंदर नहीं बोली जा रही है तो फिर हमारे पास एक ही तरीका बचता है और वो है ग्रामर। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर, और जब ग्रामर की बात आती है तो आपको मैं ग्रामर के कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के अंदर लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर का होना तय है। दुनिया के अंदर जितनी भी भाषाएं होती हैं उनके अंदर एक चीज़ कॉमन मिलती है और वो है टेंस। दुनिया की जितनी भी भाषाएं सब के अंदर टेंस मौजूद है, सिवाय दो भाषाओं के। एक भाषा चाइनीज है और दूसरी डिबरल है। इन दो भाषाओं के अंदर टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी दुनिया की सभी भाषाओं के अंदर टेंस पाया जाता है। तो हम भी अपनी इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स की जो पहली क्लास है इसकी शुरुआत करेंगे अब टेंस से। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं टेंस। टेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है नॉन एक्टिव टेंस, नॉन एक्टिव टेंस टेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नॉन एक्टिव टेंस और दूसरा होता है आपका एक्टिव टेंस। टेंस की इन दो टाइप्स को समझने के लिए हमारे पास कुछ वोकैब का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो आइए उन वोकैब के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं जो टेंस के लिए कंपलसरी है। तो उनमें जो पहला यहाँ पर आपके सामने जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ वो है सेंटेंस। सेंटेंस की स्पेलिंग को थोड़ा याद रखना, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि टेंस और सेंटेंस। इनको याद करने का सिंपल जो तरीका है वो ये है कि टेंस की स्पेलिंग में भी एक ही एस है और सेंटेंस की स्पेलिंग में भी एक ही एस है। तो वो शुरू में ही आ गया तो लास्ट में उसे लगाने की गलती ना करें। इसी के साथ मैंने यहाँ पर अलियास लगाकर एक वर्ड और लिखा है फ्रेज। इनको मैं वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा, पहले वोकैब को हम लिख लेते हैं। दूसरा जो वर्ड है हमारा इसके अंदर वो है आपका सब्जेक्ट, और इसके अलावा जो हमारा तीसरा जो वर्ड है वो है हमारी वर्ब, और जो चौथा यहाँ पर वर्ड है हमारा वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम उसको कई जगह ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। ये दोनों अलग चीजें हैं, तो इनको हम वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है सेंटेंस। सेंटेंस को मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, आपको मैं बिल्कुल देसी भाषा में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। सेंटेंस कहते हैं पूरी बात को, एक ऐसी बात जो हमें समझ में आ जाए, एक ऐसी बात जिसे समझने के लिए हमें कोई दूसरा क्वेश्चन ना करना पड़े कि मुझे समझ में नहीं आई है। कहने का मतलब पूरी साफ स्पष्ट और क्लियर बात को सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। फॉर इंस्टेंस ये एक चौक है, तो ये बात आपको पूरी तरह एक सेंटेंस आपको समझ में आ गया है। जैसे राहुल खेल रहा है, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया है। एजे सर स्टडी नाम के एक चैनल की शुरुआत कर दी गई है, ये एक पूरी बात है जो समझ में आ गई है। और आइए अब हम समझते हैं दूसरे वर्ड फ्रेज को। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज और सेंटेंस दोनों में अंतर क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। तो फ्रेज हम कहते हैं उन एक ऐसी बात को जो हमारे पूरी तरह समझ में ना आए। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल बोलता हूँ। यदि मैं ऐसे कहता हूँ, इस तरह से कहता हूँ कि एक चिड़िया छत पर है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है।
लेकिन इसी बात को यदि मैं ऐसे कहता हूँ सिर्फ छत पर और कह के रुक जाता हूँ तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक ऐसी बात जो पूरी तरह समझ में आ जाए सेंटेंस कहलाती है, और वो बात जो पूरी तरह समझ में ना आए उसको फ्रेज कह देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, राहुल कमरे में है, तो यहाँ पर आपकी पूरी बात समझ में आ गई, एक सेंटेंस है। और अगर मैं कहता हूँ कमरे में और इतना कह के चुप हो जाता हूँ तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे राहुल इज इन द रूम, तो ये बात आपको अंग्रेजी में भी समझ में आई होगी। और अगर सिर्फ मैं इतना कहता हूँ इन द रूम, तो ये एक फ्रेज है। फ्रेज की पहचान कैसे करते हैं? फ्रेज की पहचान का सीधा सा तरीका यह है कि उसके अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ में नहीं मिलते। यदि किसी बात के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं है, यानी उनमें से एक चीज है एक नहीं है, तो वो बात जिसके अंदर एक ऐसी बात जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ ना पाए जाए उसको हम फ्रेज कहते हैं। यदि उन दोनों में से एक भी चीज उसके अंदर नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब में से, तो ऐसी बात आपकी फ्रेज कहलाती है। तो ये इसका पहचान करने का सीधा सा तरीका था, बाकी जरूरी भी नहीं था। एक ऐसी बात जो हमें पूरी तरह समझ में आए उसे हम फ्रेज कह देते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक वर्ड यूज किया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को समझने की हम कोशिश करते हैं। और दूसरा जो वर्ड हमारा वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे किसे हैं तो ये समझिए। सब्जेक्ट आपका दो टाइप में हम इसको यहाँ पर स्टेट कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट तो आपको जो सेंटेंस के अंदर काम करता हुआ नजर आता है, जैसे मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज एड्रेसिंग। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक मिस्त्री दीवार बना रहा है, अ मैसन इज बिल्डिंग अ हाउस। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल आपके सामने रखे। तो इन दोनों एग्जांपल के अंदर जो सब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट कहते हैं जो शुरू में सेंटेंस के पाया जाता है, वो शुरू में ही आपको दिख रहा था और वो काम करता हुआ नजर आ रहा था। सेंटेंस के अंदर आपने देखा वो एक एक्शन करता हुआ नजर आ रहा था। ये चीज आपको हेल्प करेगी आपके एक्टिव टेंस के अंदर, जहां पर सब्जेक्ट आपको काम करता हुआ नजर आए तो वो ही आपकी पहचान होती है एक्टिव टेंस की। चलिए एक और सब्जेक्ट की दूसरी टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट काम करता हुआ नजर ना आए, यदि सब्जेक्ट आपको कोई भी एक्शन करता हुआ नजर ना आए, तो वो आपके सेंटेंस, वो आपके सब्जेक्ट की दूसरी टाइप है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, राहुल एक लड़का है, तो यहाँ पर राहुल यहाँ पर आपको कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, पंखा सफेद है, तो यहाँ पर पंखा कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये आपके सब्जेक्ट की दूसरी टाइप है। और ऐसे सब्जेक्ट को हम देसी भाषा में समझने के लिए उसको नाम दे देते हैं नॉन एक्टिव सब्जेक्ट। और जहां पर आपने, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था आपको कि एक मिस्त्री दीवार बना रहा है, तो वहां पर मिस्त्री आपको कुछ करता हुआ नजर आ रहा था। तो जहां पर सब्जेक्ट कुछ एक्शन करता है, उस ऐसे सब्जेक्ट को दूसरी टाइप होती है, और उस सब्जेक्ट का हम नाम अपनी तरफ से दे सकते हैं एक्टिव सब्जेक्ट। अब एक्टिव सब्जेक्ट आपका जहां पर कुछ काम करते हुए नजर आते हैं वो एक्टिव टेंस के अंदर यूज होता है। और जहां पर सब्जेक्ट आपका कुछ भी नजर नहीं आता, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपके सामने रखा था कि वो एक लड़का है या राहुल एक लड़का है, तो यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट है जो कर नहीं रहा है, तो ऐसे सब्जेक्ट का नाम हम एक्टिव सब्जेक्ट रख देते हैं, और जो आपको एक्टिव टेंस के अंदर काम आता है। आइए हम अगले वर्ड्स की तरफ चलते हैं। हमारा जो यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपका वर्ब है। और ये जो वर्ब का खेल है यही आपको टेंस को डिनोट करता है। वर्ब के अंदर आपको समय के बारे में बताया जाता है, और जो टेंस है वो भी समय के बारे में ही बताता है। टेंस और टाइम के अंदर कोई अंतर होता नहीं है। टेंस बस इंसानों के द्वारा बनाया गया एक शब्द है, और जो टाइम है वो उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा है, वो खुदा के द्वारा बनाया गया हुआ शब्द है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, बाकी अभी फोकस रखिए सिर्फ वर्ब के ऊपर। तो अब वर्ब के बारे में बताता हूँ। वर्ब की एक मैं आपको हिंदी में छोटी सी एक पहचान बताता हूँ, बाकी इसको एक्सप्लेन करने में काफी लंबा वक्त लगेगा। बाकी इसकी एक बेसिक सी जानकारी आप रखिए, वर्ब कहते किसे। वर्ब की पहचान करने के लिए आपको हिंदी के अंदर मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। जैसे वो शब्द जिनके आखिर में ना शब्द पाया जाता है उनको वर्ब कह लेते हैं। जैसे कि खेलना, इसके आखिर में ना शब्द था। दौड़ना, पीना, खाना, पढ़ाना, पढ़ना, मारना, पीटना। A lot of examples can be had here. A lot of example can be given. बाकी आप याद रखिए कि जिन शब्दों के आखिर के अंदर ना शब्द पाया जाता है उनको हम वर्ब कह देते हैं। तो ये वर्ब की एक छोटी सी पहचान थी। या फिर कोई ऐसा वर्ड
जिसके आखिर में ना शब्द पाया जाए, थोड़ा मैं और इसको इन डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ, और वो एक्शन हो, वो एक्शन हो, एक्शन होना चाहिए। हर एक शब्द जिसके आखिर में ना पाया जाता है, ये जरूरी नहीं वर्ब हो। हाँ, यदि वो वर्ड जिसके आखिर में ना शब्द पाया जा रहा है और वो एक एक्शन को डिनोट करता है, तो आपको वर्ब कहलाता है। जैसे खेलना, दौड़ना, पीना, करना। एक और इसकी छोटी सी पहचान और रख सकते हो, वर्ब किसी के नाम नहीं हो सकते, वर्ब किसी के नाम नहीं हो सकते। जैसे मैं अगर कहूँ आपके सामने, थोड़ा मजाकिया भी लगेगा, खेलना आ रहा है, तो खेलना किसी का नाम नहीं हो सकता, तो क्योंकि वर्ब किसी का नाम नहीं हो सकता। जैसे दौड़ना आ रहा है, पीना दौड़ रहा है, तो इस तरह ये आपके नाम नहीं हो सकते। तो इसकी आप पहचान ये भी कर लीजिए कि जिन शब्दों के अंदर लास्ट में ना पाया जाता है और वो किसी के नाम नहीं है, तो वो वर्ब की सिंपल सी आपकी पहचान है। बाकी इसके बारे में हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे। एक वर्ड और मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, उसको साथ में उसके स्लैश भी लिखा हुआ है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों शब्दों को समझने के लिए आपको मैं एक टेबल का सहारा लूंगा, उस टेबल के अंदर आपको इनको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी यहाँ पर अभी मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्ट किसी कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए आपको टेबल का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो आपके जो एक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। एक्टिव सब्जेक्ट जिन चीजों पर या जिन व्यक्तियों पर अपनी ताकत लगाता है। एक्टिव सब्जेक्ट मीन्स, भूल तो नहीं गए, एक्टिव सब्जेक्ट उनको कहते हैं जो कुछ काम को करता है। जैसे मैंने एग्जांपल भी रखा था आपके सामने कि मिस्त्री दीवार बना रहा है, तो मिस्त्री वहां पर कुछ काम कर रहा है। तो एक्टिव सब्जेक्ट यानी काम करने वाला सब्जेक्ट जिन चीजों का ऊपर अपना दिमाग, ताकत, एबिलिटी, क्षमता, अपनी पावर, अपने दिमाग को लगाता है, उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल रखिए, जैसे कि एग्जाम्पल, मिस्त्री दीवार बना रहा है, तो यहाँ पर जो मिस्त्री है वो अपनी ताकत, क्षमता, दिमाग कहाँ पे लगा रहा है? आप समझ रहे होंगे, जो मिस्त्री है वहां पर अपनी ताकत, क्षमता, दीवार के ऊपर लगा रहा है, तो उसका जो जितना भी दिमाग है वो दीवार के ऊपर लग रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अजरुद्दीन सर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देखा अजरुद्दीन सर अपने पावर, दिमाग, क्षमता, एबिलिटी किसके ऊपर लगा रहे हैं? बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जिन शब्दों के ऊपर या जिन चीजों के ऊपर सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट मीन्स एक्टिव सब्जेक्ट, अपना ताकत, क्षमता लगाता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। बाकी मैंने कुछ ज्यादा ही एग्जाम्पल यहाँ पर रखे, तो समझाने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक मसला आपके यहाँ पर जो छोटा सा मुद्दा और है कॉम्प्लीमेंट का, उसको मैं एक टेबल के सहारे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए। तो यहाँ पर मैं टेबल को लिख देता हूँ। रोक दे, चालू कर दे। तो हमारी ये टेबल बनकर तैयार हुई, तो अब इस टेबल को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं इस टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने देख रहे हो, सबसे पहले इस टेबल के अंदर एक यहाँ पर लिखा नॉन एक्टिव टेंस, जिसके बारे में, जो टेंस का एक पार्ट है नॉन एक्टिव टेंस, तो यहीं पर मैंने आपको नॉन एक्टिव टेंस लिखा है। इस नॉन एक्टिव टेंस के अंदर आपको ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी। एक ये, जिसको हमने यहाँ पर नॉन एक्टिव सब्जेक्ट का नाम दिया है, और दूसरा जो नंबर पर है यहाँ पर नॉन एक्टिव वर्ब है, और एक कॉम्प्लीमेंट है। इसे और देखते हैं, इससे अगला है जो एक्टिव टेंस। और एक्टिव टेंस के भी तीन ही हिस्से होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव सब्जेक्ट, और एक होता है आपका एक्टिव वर्ब, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। आपको ग्रामर की जब किताबों में जाओगे, तो जो नॉन एक्टिव सब्जेक्ट है इसको स्टेटिव नाम दिया गया है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने तीनों ही चीजों को नॉन एक्टिव चीज में नाम दे दिया है, ताकि ये आपके लिए आसान हो सके। नॉन एक्टिव वर्ब को आपको ग्रामर की जो किताबें उनमें स्टेटिव वर्ब नाम दिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर स्टेटिव ना कह के इसे नॉन एक्टिव वर्ब भी बोलेंगे। ऐसे यहाँ पर जो एक्टिव टेंस है, एक्टिव टेंस के अंदर आपका ये एक्टिव सब्जेक्ट होता है। ग्रामर की किताबों में आपको ये एजेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एजेंट ना कहकर हम इसे एक्टिव सब्जेक्ट बोलने की कोशिश करेंगे। और एक्टिव वर्ब यहाँ पर जो दूसरा इसके साथ में आता है उसे डायनेमिक वर्ब बोला जाता है आपकी किताबों के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव टेंस के अंदर एक्टिव वर्ब लगती है और एक्टिव टेंस के अंदर एक्टिव सब्जेक्ट लगता है। यहाँ पर दो चीजों के अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर है, एक के अंदर कॉम्प्लीमेंट है और एक के अंदर ऑब्जेक्ट है। आइए इसे दो एग्जांपल्स के साथ हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ।
आई एम ए टीचर। इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस के अंदर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक यहाँ पर वर्ब है, और एक यहाँ पर पूरा सेंटेंस करने के लिए बाकी का जो तीसरा हिस्सा है। मैंने यहाँ पर 3 ही हिस्से लिखे हैं। अब हमें ये पहचान करनी है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो बात हमको बता रहा है, ये कौन से टाइप की बात बता रहा है टेंस के अंदर। ये आपको बता रहा है नॉन एक्टिव टेंस बात। वो कैसे पता चलेगा? जो आपका सब्जेक्ट है, आप टीचर, मैं एक टीचर हूँ, इसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो जहां पर कुछ भी काम ना करे सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं नॉन एक्टिव सब्जेक्ट। नॉन एक्टिव सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा ताकि ज्यादा वक्त ना लगे। दूसरा यहाँ पर देख रहे हो एम वर्ब लिखी हुई है, तो एम वर्ब यहाँ पर कुछ भी काम है, जब सब्जेक्ट काम नहीं करता है तो वर्ब भी कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि एनर्जी तो सब्जेक्ट ही लगाएगा ना, तो वर्ब भी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर है वर्ब, जिसका मतलब होना होता है। यहाँ पर मेरे टीचर होने को दिखा रही है ये, तो यहाँ पर ये आपकी कौन सी है? नॉन एक्टिव वर्ब है। आप यहाँ पर फोकस रखिए वी पर, और यहाँ पर फोकस रखिए एस पर, क्योंकि यहाँ पर फोकस आपको सब्जेक्ट पे रखना है और यहाँ पर फोकस आपको वर्ब पे रखना है। अब आगे ये तीसरा शब्द बच जाता है, ये आपका है कॉम्प्लीमेंट पूरा। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट आता कहाँ है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इनका अंतर समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी बात जिसमें सब्जेक्ट कुछ भी काम ना करता हो, उसके अंदर हमें कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट हमें उसमें मिलता है जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, अपनी एनर्जी लगाता है। तो सब्जेक्ट की एनर्जी, पावर, क्षमता को सहन करने के लिए, झेलने के लिए आपका ऑब्जेक्ट होता है। जब यहाँ पावर ही नहीं लग रही है तो ऑब्जेक्ट का काम भी नहीं है कुछ, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट लगाया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है कंप्लीट करना। आप यदि इस शब्द को हमने लिखते नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब को ही लिख देते हैं, हालांकि सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीजें ही आपकी कंपलसरी होती है एक सेंटेंस के लिए। लेकिन एक जगह ऐसी है जो स्टेटिव वाला सेंटेंस है, आपके जो आपके नॉन एक्टिव सेंटेंस है, इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट कंपलसरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल का निशान मैंने यहाँ पर लगाया है, ये कंपलसरी का लगा है, इसको एक ऐसे साइन देने के लिए। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए है, इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। यदि मैं कहता हूँ सिर्फ आई एम, तो इसका अर्थ होता है मैं हूँ, तो ये सेंटेंस नहीं है। तो ये इसके बगैर क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको इतना लिखता हूँ आई एम, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन इसके अंदर एक कंप्लीमेंट नहीं है। और मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कंप्लीमेंट आपका कंपलसरी होता है, तो ये कंपलसरी है, इसको नहीं लगाएंगे, इसके बगैर ये सेंटेंस नहीं है, इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, इसको हमें फ्रेज कहना पड़ेगा। फ्रेज मैंने बताया था कि ऐसी बात जो अधूरी होती है, जो पूरी तरह हमें समझ में नहीं आती। एग्जाम्पल भी दिया था, छत पर, कमरे में, इस तरह ये बात हमें पूरा ज्ञान नहीं देती है। तो इसी तरह आई एम, यदि इसमें कंप्लीमेंट नहीं लगाते हैं तो ये पूरा सेंस हमें नहीं देगा। मैं हूं, इतना कह के मैं चुप रह जाता हूँ तो आपको पूरा ज्ञान यहाँ पर, पूरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, अधूरी बात। और अधूरी बात को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेज। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं उस एग्जाम्पल से। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल क्रिकेट खेलता है। इसके अंदर आप देखेंगे, इसकी पहचान करेंगे, ये है क्या? आपको सेंटेंस से पता चल रहा होगा ये कौन सा है, क्योंकि राहुल क्रिकेट खेलता है तो बगैर एनर्जी के क्रिकेट खेली नहीं जाएगी। यदि राहुल कुछ करेगा नहीं तो सेंटेंस के अंदर अपने आप तो सेंटेंस बनेगा नहीं। यदि राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, यदि राहुल अपना ताकत को नहीं लगाता है, तो यहाँ पर जो प्लेज के ऊपर है, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, राहुल प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस के अंदर आप पता लगा पाएंगे कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव टेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दिख रही है आपके जो सब्जेक्ट है, ये कुछ ना कुछ एनर्जी लगा रहा है, क्योंकि जो खेलने का जो काम हो रहा है ये अपने आप तो होगा नहीं, यानी राहुल यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एनर्जी लगा रहा है। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम कह देते हैं, मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया था, एक्टिव टेंस है, और एक्टिव टेंस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका एक्टिव सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आपका एक्टिव सब्जेक्ट है, जिसको हम एजेंट भी बोल देते हैं ग्रामर की किताबों में। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एस के ऊपर फोकस करिए, सब्जेक्ट है, टाइप इसकी कोई सी भी हो। यहाँ पर भी ये आई था, ये सब्जेक्ट था,
टाइप इसकी नॉन एक्टिव थी, यानी कुछ काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो टाइप है इसकी, वो कैसी टाइप है आपकी, इसकी एक्टिव टाइप है। यहाँ इसका मतलब ये है, यहाँ पर कौन सी टाइप है आपकी, ये एक्टिव टाइप है। इसका मतलब ये है कि राहुल यहाँ पर कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा देखिए, यहाँ पर प्लेस वर्ब है, ये प्लेस वर्ब है, यहाँ पर ये एक काम को दिखा रही है, कि एक्शन को दिखा रही है। तो जहाँ पर एक्शन दिखाया जाता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये एक्टिव टेंस है। तो यहाँ पर ये वर्ब भी कौन सी होगी आपकी, एक्टिव वर्ब। ग्रामर की किताबों के अंदर आपको इसकी जगह पर आपको डायनामिक वर्ब किताबों के अंदर देखने को मिल सकती है, डायनामिक। तो एक्टिव वर्ब इसको कह देते हैं। और इसके बाद इसके अंदर क्रिकेट है। यदि मैं इस सेंटेंस को क्रिकेट के बगैर भी बोलता हूँ तो ये सेंटेंस आपको पूरा अर्थ देगा। मैं बोल के दिखाता हूँ, राहुल प्लेज, राहुल खेलता है। तो आपको बात पूरी तरह समझ में आ रही है। कहने का मतलब यहाँ पर जो तीसरा वर्ड, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की तरह जो आ रहा है क्रिकेट, ये कंपलसरी नहीं है। जबकि यहाँ पर मैं इस ए टीचर को नहीं लगा, सॉरी आ टीचर को नहीं लगाता तो यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, फ्रेज बन रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं क्रिकेट को नहीं भी लगाता हूँ तब भी ये सेंटेंस हमें पूरा ज्ञान देता है। तो कहने का मतलब, यदि आप एक्टिव टेंस की बात करते हैं तो उसमें आपके पास दो चीजें ही कंपलसरी होती हैं। लेकिन आपके जो नॉन एक्टिव टेंस होता है, इसके अंदर आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, एक आपके पास वर्ब होना चाहिए, एक आपके पास कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इसी तरह यदि आप एक्टिव टेंस की बात करते हो, एक उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हो तो उससे हमें और एक्स्ट्रा ज्ञान मिल जाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में हो जाती है कि उसने जो बात बोली है। और ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है तब भी हमें बात समझ में आ जाती है। जैसे कि राहुल प्लेस, राहुल खेलता है, तो ये हमें पूरा सेंस दे रहा है। जबकि आई एम, मैं हूं, ये पूरा सेंस नहीं दे रहा है। तो आपके एक्टिव टेंस और नॉन एक्टिव टेंस के अंदर एक सबसे बड़ा एक अंतर यही है। यहाँ पर जो ये क्रिकेट है, यानी जो राहुल का जो दिमाग है, ताकत है, पावर है, समय है, वक्त है, वो सारा का सारा क्रिकेट के ऊपर ही लग रहा है। तो जिस चीज के ऊपर सब्जेक्ट का ताकत, क्षमता, एबिलिटी वगैरह लगे, उसको हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शनल की तरह है। तो ये कुछ बातें थी आपको जो टेंस सीखने से पहले जरूरी होती हैं। अब हम टेंस की तरफ चलेंगे और टेंस कितने होते हैं इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वर्ड अभी भी रह गया है जो शायद मैंने लिखा नहीं था, तो उस वर्ड को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। टेंस सीखने से पहले एक वर्ड लास्ट में और है जिसको हम कहते हैं टेंस की रीड। और वो वर्ड आपका, वो वर्ड नहीं है एक्चुअल के अंदर, एक अब्रिविएशन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, HBD। मैं थोड़ा स्पेस देके यहाँ पर दूर लिखता हूँ ताकि इस पे फोकस दिला पाऊँ। तो HBDM, तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है HBDM, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अंग्रेजी की रीड है, इंग्लिश ग्रामर की रीड है। इसके बगैर आप टेंस को समझ ही नहीं पाओगे। इन शब्दों को समझाने के लिए मैं थोड़ी शुरुआत कराता हूँ। एच होता क्या है, एच का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एच है आपका, एच का मीनिंग यहाँ पर मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इसका मीनिंग क्या बनता है। तो जो एच है यहाँ पर एक्चुअल में ये है और ये अंग्रेजी की वर्ब्स को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो ये वर्ब्स के बारे में है, ये पांचवा टॉपिक 4 महीने पहले पढ़ाए थे। 5वें नंबर पे यहाँ पर मैं वर्ब को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में किया है, एच मतलब हाउ। तो ये इसकी क्या है, ये वर्ड भी याद रखना है, इसकी रूट फॉर्म है, इसकी बेसिक फॉर्म है, बेसिक रूट। यानी कि जितनी भी एच से हैज हाउ वगैरह बनते हैं वो हाउ उनमें सबसे शुरू का होता है, याद रखना, आपको मॉडल्स में काम आएगा। दूसरा जो यहाँ पर एक दूसरी वर्ब है वो हैज है, एच, इसको हम पूरी को, इसको भी एच कह देंगे शॉर्ट में, इसको भी एच कह देंगे। और जो तीसरा आपका थोड़ा दूर करके लिखता हूँ, ये दोनों आपको प्रेजेंट में काम आएंगे, ये आपको पास्ट में काम आएगा। एक रूल और भी बनता, पूरी अंग्रेजी में हमेशा प्रेजेंट में पास्ट से एक ज्यादा वर्ब होती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पास्ट के अंदर कितनी है, एक वर्ब है, और यहाँ प्रेजेंट में कितनी है, दो वर्ब है। तो ये रूल भी है, हमेशा कहीं भी देखना आप यही होगा। दूसरा वर्ड हमारा यहाँ पर, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, बी क्या होता है HBDM में से। तो बी हम कहते हैं एक्चुअल के अंदर इज, एम और आर, इज, एम, आर को बी कह देते हैं। बी एक्चुअल के अंदर ये जो बी है, ये वाली बी है, यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करना। इसकी रूट ये है, रूट जैसे एच की ये रूट थी, इसी तरह इसकी रूट ये है। तो इसके इज, एम, आर ये आपकी तीन फॉर्म में प्रेजेंट को डिनोट करती हैं। और यहाँ पर इसके बाद है अगले वॉज, वर, ये आपकी पास्ट को दिखाती है। तो आप यहाँ पर एक चीज और देखें, फ्यूचर के लिए कोई वर्ब्स नहीं होती है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो अल्लाह ताला उसके बारे में पूरी जानकारी, या खुदा उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है। इंसानों ने टेंस बनाए तो इंसानों को फ्यूचर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो इसलिए उन्होंने फ्यूचर की वर्ब्स भी नहीं बनाई। और दुनिया की किसी भी टेंस के अंदर फ्यूचर को डिनोट करने के लिए कोई खास वर्ब नहीं होती है, प्रेजेंट वाली वर्ब का ही यूज किया जाता है। यहाँ पर भी हम प्रेजेंट वाली वर्ब का सहारा लेकर
फ्यूचर को डिनोट करेंगे, और कुछ मॉडल्स का वहाँ पर यूज किया जाता है जो वहाँ पर उसको फ्यूचर को डिनोट करते हैं। इसके बाद अगला जो वर्ड है हमारा वो है डी। तो डी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डी है यहाँ पर आपका डू, ये इसकी रूट है, यानी जो बेसिक फॉर्म है जो सबसे शुरू की है, और इसके बाद है यहाँ पर डज। इसके बाद यहाँ पर आपका इधर है डिड। मैंने आपके सामने भी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला रूल भी बोला था कि प्रेजेंट में हमेशा पास्ट से एक ज्यादा वर्ब होती है। जैसे यहाँ पर भी देखिए प्रेजेंट में 3 है तो पास्ट में 2 है, यानी पास्ट से एक ज्यादा है। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर डी की वर्ब देखिए डू और डस, यानी प्रेजेंट में 2 है और पास्ट में 1 है। हमेशा पास्ट से एक ज्यादा होती है प्रेजेंट के अंदर। एक आपका बच जाता है एम वर्ब, और एम वर्ब के बारे में लिखता हूँ। ये है आपकी मॉडल्स जो स्पेशल बनाई गई है फ्यूचर को डिनोट करने के लिए, फ्यूचर के बारे में बातचीत करने के लिए। एक्चुअल इंसानों के लिए फ्यूचर एक संभावना है, एक इंटेंशन है, एक आने वाली बात है। फ्यूचर के बारे में इंसान कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल सकता, 100% कभी भी श्योर नहीं हो सकता। कभी 1% उसको श्योरिटी होती है किसी बात के अंदर, संभावना होती है, चांसेस होते हैं, और कभी उसको 99% होता है, लेकिन वो 100% किसी भी बात को नहीं बोल सकता। जैसे फ्यूचर इंसानों के लिए हर वो बात है, फ्यूचर का मीन्स ये ही नहीं है कि आने वाली बातें, फ्यूचर इंसान के लिए हर वो बातें हैं जो उसके ज्ञान से दूर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेजों का मानना कुछ ऐसा ही है ग्रामर के अंदर, मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश भी करता हूँ। जैसे मैं कल भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बोला, तो कल अगर मैं जीवित रहा, अगर ऐसे अगर कुछ भी गलत ना हुआ तो मैं एक वीडियो बना पाऊंगा। अगर मैं जीवित ही नहीं रहा तो मैं वीडियो कैसे बना पाऊंगा। और भी देखिए फ्यूचर क्या क्या हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कि गांधी जी ने चरखा चलाया होगा, तो ये बात क्या फ्यूचर की है? नहीं, ये फ्यूचर की नहीं है, ये बात पास्ट की है। जबकि इसको भी, लेकिन इसके बारे में हम यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, बेशक से पास्ट में बोली जा रही है, तो इसको भी हम फ्यूचर का ही नाम देंगे, क्योंकि फ्यूचर्स के लिए हमने यहाँ पर मॉडल वर्ब को सहारा लेना पड़ेगा। और जो क्लियर फ्यूचर होता है उसके लिए स्पेशल वर्ड्स वैसे कुछ दिए गए हैं, विल और शैल, जो आने वाले समय को ही दिखाते हैं। बाकी आपके प्रेजेंट में भी कुछ फ्यूचर जैसी संभावनाएं बनती है। जैसे मेरा भाई शायद दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहा होगा, तो मैं इस कमरे के अंदर, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरा भाई दूसरे कमरे के अंदर पढ़ाई कर रहा हो, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो वो तमाम चीजें जिनके बारे में इंसान श्योर नहीं होता वो फ्यूचर ही कहलाती है। फ्यूचर को डिनोट करने के लिए 13 आपकी मॉडल वर्ब्स हैं, उनका यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। उनमें से 10 आपकी मॉडल्स हैं और 3 मार्जिनल होती हैं, बाकी सबको हम मॉडल्स ही कह देते हैं। ये आपकी जो 13 मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, मस्ट, डेयर, यूज्ड टू, और टू, विल, वुड, शैल, शुड। बाकी मैं इनको एक बार लिख देता हूँ और उनका एक तरीका भी बताता हूँ उनको याद कैसे करना। सबसे पहले आपके यहाँ पर है विल, और दूसरे इसी का हिस्सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वुड। एक शैल याद रख लीजिए, और शैल को दूसरे वर्ड से यहाँ पर याद रख लेना शुड। अगला वर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं हम कैन, कैन को आप याद इसके साथ में याद रख लोगे कुड। अगला वर्ड आपका है यहाँ पर मे, और मे से आप यहाँ पर साथ रख लोगे माइट। तो आपकी हो गई है टोटल 8। इसके बाद आपका है एक वर्ड मस्ट, ये हो गई आपकी 9। इसके बाद अगला वर्ड आपका यूज्ड टू, और इसके बाद 3 कुछ मार्जिनल्स हैं आपकी, जैसे डेयर, और यहाँ पर एक और टू, नीड, तो शायद ये 4 और 4 यहाँ पर ये 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल ये जो 13 वर्ब्स हैं वो हमने आपके सामने लिख दी हैं। तो अब बोर्ड पे थोड़ी जगह भी नहीं है, इसलिए ये वीडियो यहीं पर थोड़ी हमें पॉज करनी पड़ेगी। तो बोर्ड भी भर चुका है और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो आज की ये क्लास है हम इसे यहीं पर समाप्त करेंगे। और जो मेरी जो अपकमिंग वीडियो है उसके अंदर मैं टेंस को आपको इन डिटेल अच्छी तरह से समझाऊंगा। बाकी यदि आपको टेंस समझना है और इन चीज़ों के बारे में जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, नॉन एक्टिव टेंस क्या होता है, एक्टिव टेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, सब्जेक्ट और फ्रेज क्या होता है, और फ्रेज, इनके अंदर जो 3 चीज़ें आपकी पाई जाती हैं जिनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक बना के भी चल रहा हूँ छोटा सा। एक आपको सब्जेक्ट कॉमन मिलता है दोनों ही, और प्लस में आपकी जो वर्ब है वो कॉमन मिलती है। बाकी मैं इस तरह नहीं समझाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब इनके कॉन्सेप्ट के साथ,
आपको थोड़ा मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। और तीसरी चीज आपकी यहाँ पर ऑप्शनल होती है, दोनों के अंदर ये कॉमन है। और तीसरी चीज आपकी ऑप्शनल है, एक में कॉम्प्लीमेंट है और तीसरी जो एक के अंदर आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो अगली वीडियो है उसके अंदर मैं आपको इनके बारे में इन डिटेल पढ़ाऊंगा कि टेंस क्या होता है। तो तब तक के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को तब तक के लिए बनिए। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से अगली अपकमिंग वीडियो के अंदर बताऊंगा कि तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए हमें वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी। यदि आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाती है तो आप जो आने वाली अपकमिंग वीडियो टेंस के बारे में होगी उसमें स्पेशल टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। और यहाँ ये भी बताते हुए चलूंगा आपको, जो टेंस है, टेंस का जो एक्टिव पार्ट होता है उसी का पैसिव वॉइस बनता है। टेंस का जो एक्टिव टेंस है उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, कभी भी नॉन एक्टिव टेंस का आपका पैसिव नहीं बनता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, कहने का मतलब इस टाइप के जो टेंसेस हैं आपके उन्हीं का पैसिव वॉइस बनेगा, इनका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बना जा सकता, इनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। तो तब तक के लिए बने रहिए। और मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी, आपको लगा है कि आपने कुछ भी नया सीखा है और आपको कुछ भी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।